गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए हैं। काफ़ी लोगों ने मेडिसिन जो है क्रैक भी करी है और उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप में से किसी ने भी केस को नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करके केस को देख सकता है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट भी जो है समय समय पर मिलती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करने में प्लीज़ कंजूसी मत करिए। तो हम केस को समझते हैं। इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो पेशेंट थी वो पहले से मुझे जो है दिखा चुकी थी और 1 साल पहले उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है सीपिया से हुआ था। मतलब उसके जो भी ओवरऑल कंप्लेंट्स थे उसके लिए जो है सीपिया ने बहुत अच्छा काम किया था और उसके ऑलमोस्ट जो है प्रॉब्लम सारे रिजॉल्व हो चुके थे। बट आफ्टर 1 ईयर जो है प्रॉब्लम्स फिर से रिटर्न आए एंड जो इंटेंसिटी थी इस बार प्रॉब्लम की वो थोड़ी पहले से ज़्यादा थी। तो होता क्या था कि ये पेशेंट जो है, चूँकि लॉकडाउन चल रहा था और ये पेशेंट जो है प्रॉपर मेरे शहर में नहीं थी, ये जो है पास के एक गाँव तहसील में थी। तो हमारी जब भी बात होती थी तो हम एक दूसरे से फ़ोन पर कनेक्ट करते थे और होता ये था कि प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर थी। पेशेंट का जो स्टेट था माइंड का वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो मैं उस उनको जो है वही सेम रेमेडी प्रिस्क्राइब करती थी और इस तरह से जो है चलता रहा। बहुत बार मैंने जो है सीपिया प्रिस्क्राइब करी पर पेशेंट को थोड़ा-सा रिलीफ मिलता था। मुझे लगा मे बी पोटेंसी का इश्यूज़ हो तो मैंने पोटेंसीज़ चेंज की, एलएम पोटेंसी भी दी पेशेंट को। कि कई बार ऐसा होता है कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डीप सीटेड होती हैं, तो एलएम पोटेंसीज़ जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन हो क्या रहा था कि हर बार पेशेंट का सेम रिप्लाई होता था कि उसको पार्शियल रिलीफ मिलता था। और हम हमेशा बात करते हैं होम्योपैथी में कंप्लीट क्योर की। अगर हमारी मेडिसिन सही हैं, अगर वो सिमिलिमम है पेशेंट के लिए, तो उसे ओवरऑल क्योर जो है देना चाहिए पेशेंट को। बट इस केस में वो ओवरऑल क्योर, वो वेलबींग जो है, वो मिसिंग थी। और इस बात को पेशेंट भी एक्सेप्ट कर रही थी और कहीं न कहीं एज़ अ डॉक्टर जो है मैं भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी। कुछ तो है केस में, कुछ तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है पर मिसिंग है और वो पेशेंट की तरफ से मिल नहीं रहा है। और इस केस में अगर हम साइकोडायनामिक के थ्रू जाते हैं तो डेफिनेटली हमें उन चीज़ों का आंसर मिलना ही चाहिए जिनका आंसर पेशेंट हमें नहीं दे रही थी। क्योंकि साइकोडायनामिक यही कहता है ल्यूकोरिया का कि कहीं न कहीं आपका जो भी प्रॉब्लम है, मतलब पेशेंट को इसके पहले भी ल्यूकोरिया की ही प्रॉब्लम थी और जब इस बार आई थी तब भी उसको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम थी, तब भी उसको वेजाइनल इन्फेक्शन था, ईचिंग थी और इस बार जो है ल्यूकोरिया जो है क्लॉट के फॉर्म में भी आ रहा था। और मेरा क्वेश्चन हमेशा सेम होता था कि आपको जो है किस बात पर गुस्सा है, खासकर अपने हस्बैंड से। मतलब जो भी इश्यूज़ है वो रिलेटेड टू हस्बैंड होना चाहिए। और एक्चुअली में अगर इस केस में पेशेंट के हस्बैंड की एंट्री नहीं होती या हस्बैंड से मेरी बात नहीं होती तो ये केस जो है कभी सॉल्व नहीं हो पाता। पेशेंट के हस्बैंड ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जो पेशेंट की तरफ से हमेशा से मिसिंग रहती थी। और वो क्या था, पेशेंट के हस्बैंड के वर्ड्स क्या थे, उसने कहा कि ओवरऑल पेशेंट का नेचर बहुत अच्छा है, एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी मदर है, सबका ध्यान रखती है, सबके लिए करती है, बस थोड़ी चिड़चिड़ कभी-कभी होती है, वो चलता है। लेकिन जब उससे पूछा कि आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है, तो हस्बैंड ने बोला कि यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट की इच्छा ही नहीं होती है सेक्स को लेकर के। वो उसका मतलब जो सेक्स के प्रति एक जो रुझान होना चाहिए, क्योंकि उसकी एज जो है ऐसा नहीं है कि वो 45-50 की एज में हो, वो अभी जस्ट 29 ईयर की है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें हमेशा हम ये कहते हैं कि हमें केस में क्या देखना है,
सबसे मॉर्बिड, क्योंकि हमारी रिपर्टरी में जो भी रूब्रिक्स ऐड किए गए हैं वो पेशेंट की मॉर्बिड स्टेट के बारे में है, ना कि उसकी नॉर्मल स्टेट के बारे में। और यहाँ पर जो मॉर्बिड स्टेट थी वो ये थी कि एक 29 ईयर ओल्ड लेडी को सेक्स की डिज़ायर बिल्कुल भी नहीं है, उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है फिज़िकल रिलेशनशिप की किसी भी तरह से। और ये जो फैक्ट हस्बैंड ने बताया, ये जो पॉइंट हस्बैंड ने बताया, पेशेंट ने आज तक के उस चीज़ को जो है कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब भी उससे पूछा जाता वो क्या कहती कि हाँ, होता है, कम होता है, हफ्ते में 1 बार होता है, लेकिन होता है। और फिर जब मैंने पेशेंट से फिर से पूछा, इस बार उसको जो है मैंने सोनोग्राफी के लिए भेजा, सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट आई उसमें पीआईडी निकला, और मैंने अपने क्वेश्चन को इस बार बहुत फर्मली उसके सामने रखा कि आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसा है। अगेन सेम आंसर। मैं और पेशेंट से मैंने बोला नहीं, आपके हस्बैंड ने बोला है कि आपका जो है इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है इस चीज़ में। और फिर पेशेंट ने एक्सेप्ट किया, उसने बोला कि हाँ, मुझे पसंद नहीं है। पेशेंट ने बोला मुझे पसंद नहीं है, और इमीडिएटली मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या है? और उसका जो रिप्लाई था ना, ये पॉइंट इस पूरे केस का क्रक्स था। मतलब ये केस जो इतने लंबे समय से चल रहा था, इस एक लाइन में इस केस का क्रक्स था। पेशेंट ने बोला मुझे घिन आती है। उसके जो एक्सप्रेशन थे ना फेस के उस समय, मतलब एकदम जैसे हमें किसी चीज़ को देख कर के जैसे कभी हम वॉमिटिंग देख लें, या फिर जो है गोबर देख लें, या कोई गंदी सी चीज़ देख लें, तो हमें किस तरह से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हो जाते हैं, ईश, घिन वाले। तो उस तरह की जो है उसके एक्सप्रेशन थी कि मुझे घिन आती है। और उसने ये चीज़ भी क्लियर की कि ऐसा नहीं है कि मुझे केवल अपने हस्बैंड के डिस्चार्ज को देखकर घिन आती है, मुझे जो है मेरे खुद के वाइट डिस्चार्ज को देखकर भी घिन आती है। जो वो वाइट वाइट निकलता है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये पेशेंट के एग्जैक्ट वर्ड थे। इस केस में अभी जब हस्बैंड ने जो इन्फॉर्मेशन दी कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबल है, केयरिंग है, और जो हस्बैंड ने बोला और पेशेंट ने इतने दिनों में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, या उस ट्रुथ को जो है डॉक्टर को नहीं बताया, तो इससे 2 रूब्रिक्स हमारे क्लियर थे। एक तो पेशेंट रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस में है। क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है एज अ वूमेन, एज अ डॉटर, कि हमारी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उसको हमें किसी के सामने ओपन नहीं करना है। खासकर जो है हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है या इसके बारे में जो है खुलकर बात नहीं की जाती है, और हमें इसे किसी और के सामने नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो है पेशेंट मॉरल्स में थी, इसलिए जो है वो डॉक्टर को भी ये चीज़ नहीं बता रही थी, और उसे ऐसा भी लग रहा था कि इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। पर हमारा जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक है जिसने हमारी रेमेडी को जो है सिलेक्ट करने में मदद की, वो है डिस्गस्ट, सेक्स, किसिंग, एक्सेट्रा। और गौर करने वाली बात ये भी है कि इस रूब्रिक में पूरे मटेरिया मेडिका में से सिर्फ और सिर्फ सिंगल एस्टेरिया है। ऐसा क्यों, जब हमारे मटेरिया मेडिका में 3000 प्लस रेमेडीज हैं। हर दिन हमारा मटेरिया मेडिका, हमारी रिपोर्टरी इवॉल्व हो रही है, फिर भी आज भी इस रूब्रिक में सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी है। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि सेक्स, किसिंग ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं ना। पर यहाँ पर जो वर्ड उसके आगे लगा है वो है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब आपको किसी चीज़ से घिन आना, उससे इतनी घृणा होना कि आप उसको देखना भी पसंद नहीं करते हो। तो अब सवाल ये उठता है ना कि एस्टीरिया में ऐसा क्यों है? एस्टीरिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको जो है किस को लेकर, सेक्स को लेकर इतनी डिस्गस्ट फीलिंग है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस क्या है। जैसे किस ऑफ लाइफ, किस ऑफ लाइफ का मतलब होता है ना कि हमें जो है एक डीप सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एक इमोशनल बॉन्ड, मतलब एक सेंस ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट,
जो है आपकी लाइफ में प्रेजेंट है। और किस ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि आप लाइफ को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर रहे हो, आप लाइफ को पूरी तरह से जो है इंजॉय कर रहे हो, आप उसके एक एक मोमेंट को फील कर रहे हो। ये भी आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हर बार शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक किस ही काफ़ी होता है। आप सामने वाले के लिए क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो, इसे उस तक पहुंचाने के लिए। पर अगर हम एस्टीरिया के रूब्रिक्स और उसकी मटेरिया मेडिका को देखते हैं तो उससे ये साफ पता चलता है कि ये जो किस ऑफ लाइफ है ना, मतलब ये जो सेंस ऑफ ऑनर है, डीप इमोशनल बॉन्ड है, एक रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट है, ये सारी की सारी एस्टीरिया के केस में मिस होती है। क्योंकि एस्टीरिया को ये लगता है, उसने बचपन से जो है ये देखा होता है कि एज अ वुमेन जो है उसे सफ़र करना पड़ता है, एज अ वुमेन उसे सहना पड़ता है। डिल्यूजन वुमेन सफरिंग थ्रू द एजेस ऑफ कॉन्शियस, मतलब ये तो सदियों से चला आ रहा है ना कि औरत को सफ़र करना पड़ता है, औरत को हर जगह जो है एडजस्ट करना पड़ता है, उसे समझ के चलना पड़ता है। एस्टीरिया में अब्यूज़ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, मतलब ये जो अब्यूज़ है ना केवल अब्यूज़ तक लिमिटेड नहीं है, वो रेप तक जा रहा है। एस्टीरिया में रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज़ आफ्टर बीइंग सेक्सुअली रेप आफ्टर। तो रेप, ये वर्ड जो है कितना सेंसिटिव है, मतलब रेप की फीलिंग्स, मतलब जो इमोशंस, जो उसमें इंटेंसिटी इन्वॉल्व होती है वो कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपकी आत्मा तक को छलनी कर कर रख देता है। और एस्टीरिया को ऐसा लगता है ना कि एज अ वुमेन हर दिन उसका रेप हो रहा है, हर दिन। और उसे ऐसा लगता है कि औरत जो है ना केवल भोग की वस्तु है, और वो समर्पण, वो प्यार, वो नर्चरिंग जो वो दूसरों को दे रही है वो उसे खुद तो कभी मिली ही नहीं, खुद तो कभी महसूस हुई ही नहीं है। तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक केस शेयर करती हूँ। एक पेशेंट जो कि लोअर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस को बिलोंग करती हैं, वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई। उसके जो पीरियड्स थे वो हर 15 दिन में आ रहे थे, मतलब एवरी 15 डेज उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता था, जो कि बहुत हैवी रहता था और कम से कम जो है 7 डेज तक के कंटिन्यू रहता था। तो ऐसा जो है पिछले 6 महीनों से चल रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। तो पेशेंट जब मेरे पास आई, उसकी एज जैसे 45 के अराउंड रही होगी, और मतलब चूँकि मेनोपॉज़ल एज में पेशेंट ने जो है कदम रख लिया है, तो मेरा क्वेश्चन ये था पेशेंट से कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच के रिलेशनशिप कैसे हैं? तो उसने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको करेक्ट करके ये बोला कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप कैसे हैं? तो उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बताई कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मेरे हस्बैंड है वो हर रोज़, उन्हें आज भी इस उम्र में भी हर रोज़ जो है वो मेरे साथ जो है संपर्क बनाते हैं। और हमारे घर में जो है, मतलब घर छोटा है, पूरे बच्चे, उनकी बहुएँ, सब हम साथ में रहते हैं, फिर भी उनको कोई लाज शर्म नहीं है। उन्हें रोज़ जो है इस चीज़ की इच्छा होती है, और अगर मैं उन्हें मना कर देती हूँ तो वो मुझे जो है गाली-गलौज करते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं, घर में हंगामा करते हैं। तो जो ये पीरियड्स है ना, जब ये पीरियड्स आते हैं, उस दौरान मैं इस चीज़ से बची रहती हूँ। उस समय भी वो अपना मुँह चलाते हैं कि तुम्हारा तो ये हमेशा का है, मतलब आए दिन तुम्हारा एक ही नाटक चलता रहता है कि तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं। लेकिन जब भी ये पीरियड्स होते हैं तो उस समय एटलीस्ट मुझे जो है उस जो दर्द है, उस पेन से गुज़रना नहीं पड़ता है। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि किस तरह से पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड जो है उस पेनफुल प्रोसेस से पेशेंट को बचाने के लिए
उसको पीरियड्स जो है हर 15 डेज में आ रहे हैं, 7 डेज तक रह रहे हैं कंटिन्यूअस पीरियड, वो भी हैवी फ्लो के साथ। तो ये इस केस में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें वो पॉइंट ढूंढना है कि केस में मॉर्बिड क्या है, ऐसा क्या है जो पिक्यूलियर है, रेयर है और अनकॉमन है। तो वो ये था कि इस एज में भी उसका हस्बैंड उसे हर दिन सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए फोर्स कर रहा है, और जो के लिए उसके लिए रेप की तरह है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। अगर हस्बैंड भी है और अगर वाइफ की इच्छा नहीं है और रोज रोज हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, तो वो फीलिंग वाइफ के लिए रेप की तरह ही है। पिंक मूवी में एक डायलॉग था जो अमिताभ बच्चन बोलता है कि एक लड़की, एक वुमेन, इवन एक वाइफ भी अगर आपसे ना बोलती है रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो उसकी ना का मतलब ना ही होता है। और अगर फिर भी ज़बरदस्ती वो रिलेशनशिप बनाया जाता है, तो वो रेप के समान ही है। और यहाँ पर तो पेशेंट के साथ ये हर रोज हो रहा था, डेली हो रहा था, और ये तो उसके माइंड में इतना ज़्यादा अब डीपली इम्प्रिंट हो चुका था कि अब वो फीलिंग जो है एक्चुअली रेप तक पहुंच चुकी थी। तो जो रुब्रिक लिया था मैंने, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग सेक्सुअली रेप आफ्टर, और इसमें 2 ही रेमेडी हैं, कार्सिनोसिन और एस्टीरिया। तो मैंने पेशेंट को जो है एस्टीरिया दिया था। एक और रुब्रिक था इस केस में, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन आफ्टर, क्योंकि वो क्वेश्चन जब वो फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है और वो पूरी प्रोसेस है, वो पेशेंट एंजॉय नहीं कर रही है, तो उसको जो है उसके बाद और ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती थी, और ज़्यादा खीज होती थी। तो इरिटेबिलिटी क्वेश्चन आफ्टर। अब जैसे कि हम सबको पता है, हम फिल्में भी देखते हैं और हर दिन हमें ऐसे कितने मामले जो है रेप के सुनाई देने को मिलते हैं। पर ज़रूरी नहीं है ना कि रेप हमेशा एक्चुअल रेप हो। रेप बहुत तरह के होते हैं। तो रेप के बाद जो फीलिंग आती है वो किस तरह की होती है? एक वुमेन को जो फीलिंग आती है वो डिस्गस्ट की फीलिंग आती है, मतलब उसे घिन आती है, और अ, फिर ऐसा लगता है ना कि उसकी जो खुद की बॉडी है उसमें से गंदी स्मेल। तो एस्टीरिया को एग्जैक्टली यही फील होता है कि डिल्यूजन डर्टी ही इज, एंड स्मेल फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से उसकी कोई बदबू आ रही है। और डिल्यूजन स्मेल ऑफ ओन बॉडी इज ऑफेंसिव, मतलब खुद के शरीर की जो स्मेल है वो गंदी है, बदबूदार है। मतलब हम इसको कितना भी धो लें, कितना भी साफ कर लें, लेकिन ये जो है जाएगी नहीं, ये हमेशा रहेगी, क्योंकि अंदर से वो स्मेल आ रही है, अंदर से वो डर्टीनेस जो है उसे फील होती है। ये रेमेडी ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसको सीपिया के बहुत क्लोज पाओगे, और नेक्स्ट वीडियो में मे बी हम इसे जो है सीपिया इग्निशिया के साथ डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है प्रैक्टिकल ऐसे फैसेट हैं जो आपको क्लिनिक में क्लियरली जो है मिलते हैं। एक और केस मैं आपको शेयर करती हूँ, और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रुब्रिक जिसमें सिंगल एस्टेरिया है, फियर कैंसर ऑफ ममी। अभी फियर कैंसर ऑफ में तो हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं, पर ऐसा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी है फियर कैंसर ऑफ ममी में। यहाँ पर भी तो बहुत सारी रेमेडीज हो सकती थी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है, फिर इसमें सिंगल एस्टीरिया क्यों है, ये हमें सोचना होगा। तो जहाँ पर एग्जैक्टली एक केस था जहाँ पर एग्जैक्टली पेशेंट की फीलिंग थी, उसको ये डर था कि उसके जो लेफ्ट ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, लेफ्ट ब्रेस्ट में आउटर क्वाड्रेंट में जो पेन हो रहा है, वो कहीं कैंसर तो नहीं है। पेशेंट चूँकि हाउस वाइफ थी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग कहना चाहिए, काफ़ी जो है माइल्ड, और एक ऐसी वुमेन जो अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने आईपीआर का प्रॉपर ख्याल रखती है। बट जो फियर प्रोमिनेंट था उसके मन में वो यही था कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। और मैंने उसको जो है एस्टीरिया दिया, और एस्टीरिया ने इतना वंडरफुली वर्क किया इस केस में कि पेशेंट का पेन तो गया ही गया, वो फीलिंग, वो डर भी चला गया कि उसको कैंसर हो सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि वाई ओनली एस्टीरिया, कोई और रेमेडी क्यों नहीं है इस रुब्रिक में।
डॉक्टर लुई हे ने बहुत ब्यूटीफुली अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ में लिखा है कि ब्रेस्ट जो है ना, जब भी ब्रेस्ट प्रॉब्लम किसी फीमेल को होती है तो उसका मतलब होता है उसका ओवर बियरिंग एटीट्यूड। मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है चीज़ों को अपने ऊपर ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। आप दूसरों को अपने से पहले रख रहे हैं, आपको दूसरों की केयर, दूसरों को नर्चर करना है, लेकिन आप खुद को नर्चर नहीं कर रहे हो। और एस्टीरिया के केस में ये इसलिए होता है क्योंकि एस्टीरिया के साथ जो है हर लेवल पर एब्यूज़ हो रहा है। उसने लाइफ में इतना कुछ एब्यूज़ देखा है, इतना कुछ सहा है, उसे यही सिखाया गया है कि वो सबसे बाद में है और उसकी फैमिली में उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसके सास-ससुर सब पहले हैं। उनको पहले जो है देखना है, उनको जो है पहले सर्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जैसा हस्बैंड कह रहा है या जैसा सोसाइटी कह रही है, उसे उस तरह से फॉलो करना है। तो ये जो एब्यूज़ जिससे वो हर दिन गुजरती है ना, ये वो बियर करती है, वो बर्दाश्त करती है और ना चाहते हुए भी जो है उसे अपने अंदर रखती है, उस हर्ट को जो उसे हर दिन हो रहा है, जो उस ह्यूमिलेशन को, अपने इमोशंस को ताकि छुपाती है, ताकि किसी को भी जो इस रिलेशनशिप की सच्चाई है या उसकी सच्चाई है, उसकी डर्टीनेस है, उसकी गंदगी है, उसके बारे में पता ना चल सके। डॉक्टर फारूक मास्टर सर ने जो है एस्टीरिया को वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी कहा है फीमेल में कैंसर के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये रेमेडी कितनी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमने अभी देखा उसको हम अगर 3 लाइन में इसके क्रक्स को देखें तो एस्टीरिया की जो जर्नी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से चालू होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन टू सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन टू मॉरल फीलिंग वांट ऑफ एंड रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन फ्रॉम रिलीजियस फीलिंग वांट ऑफ। अब हमें इसमें टू पोलैरिटी मिल रही है। मतलब एक बंदा या बंदी जो पहले जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी, वो आगे जाके क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन 2 में चली गई। क्योंकि होता है ना कि जब हम बहुत करते हैं, हर चीज़ को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाते हैं, लेकिन हमें सीपिया की तरह कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, उल्टा हमें एब्यूज़ मिलता है, ह्यूमिलेशन मिलता है। उसके बदले जो है हमें अपने लिए ये फीलिंग आती है कि हम जो है डर्टी हैं, गंदे हैं, अपने लिए प्यार जो है महसूस नहीं होता, वो लव, वो फीलिंग्स महसूस नहीं होती हैं। तो जो है हम फिर वो चीज़ जो है हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती है। इसलिए एस्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन 2 में चली जाती है। जिन चीज़ों को वो रिलीजियसली फॉलो कर रही होती है अपनी लाइफ में, अब वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए रिलीजियस अफेक्शन वांट ऑफ। और थर्ड, सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन। अब उन मॉरलिटीज से, उन नैतिक मूल्यों से जो समाज ने मुझे सिखाया है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई इस मोरल फीलिंग वांट ऑफ। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इग्निशिया, सीपिया और एस्टीरिया के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि कैसे ये तीनों रेमेडीज आपस में सिमिलर होते हुए भी बहुत डिफरेंट हैं।